सोरो शुक्र क्षेत्र को तुलसीदास जी की जन्मभूमि मानने के मुख्य जी प्रमाण क्या है? हिंदी जगत आज इस कलंक को जो ढो रहा है, मैं कलंक ही कहूँगा। हम चंद्रमा पर पहुंच गए, तुलसी के जन्म स्थान को नहीं खोज पा रहे। जो गजेटियर्स हैं जिनमें सोरों का पक्ष लिखा गया है, जी तो भाई वो बताया तो राजापुर के लोगों ने। हाँ, आप पैदा होती हैं, वहाँ की भाषा का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। इसी स्मारक सभा के मंत्री हैं जी। गंगा प्रसाद जी, सेक्रेटरी उसके ये सिग्नेचर हो रहे हैं ये। और उन्होंने इसमें फिर आगे लिखा है कि गोस्वामी जी का जन्म स्थान तो सोरो ही है। सबको पता है कि अयोध्या एक है, इसी तरह से शुक्र क्षेत्र एक है, मथुरा एक है। वो जबरन से वहाँ शुक्र क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। मूल गोसाई चरित्र के बारे में गीता प्रेस क्या लिख रहा है कि हम इसको पुनः कभी प्रकाशित नहीं करेंगे। किसी बड़े मुख से निकली हुई बात को एकदम ऐतिहासिक प्रमाण मान लेता है। जी। अरे कितने पिताजी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को त्यागा? किसी ने नहीं त्यागा तो होगा। तुलसी के बारे में ये बात क्यों है भाई? इसी तरह से तुलसी ने भी अपने कूट अर्थ में अपने जीवन के बारे में सारा कुछ स्पष्ट किया है। जब सोरों के पक्ष के तथ्य देखे गए वहां विद्वानों के द्वारा, तो हतप्रभ रह गए एकदम लोग विद्वान। 90 लोगों के द्वारा उस समय शोध कार्य तुलसी पर PhD का हो चुका था। आज भी तुलसीदास जी के पीढ़ी मौजूद है। गंगे हर सभी को, मेरा नाम है सूर्यांश और हम शुरू करने जा रहे हैं पहला पॉडकास्ट छोटी जगह बड़े लोग का। हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट हैं श्री उमेश जी पाठक जी, जो मेरे दोस्त के पिताजी भी हैं और जिनको मैं जानता हूँ काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से, क्योंकि मैंने इनको हमेशा से देखा है तुलसीदास जी पर रिसर्च करते हुए, उन पर अपना समय बिताते हुए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकरण को समझाने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक इनसे ज्ञान लिया है, मैं चाहता हूँ वो ज्ञान और भी लोगों तक पहुँचे और हमारे शोरों के और बाहर के जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ है, उस तक पहुँचे, ताकि इस टॉपिक को थोड़ा सा और लोग जान पाएँ और इसको थोड़ी सी और आगे बढ़ावा मिले। ताऊ जी, थोड़ा सा आपके बारे में, उसके बाद फिर हम आगे जी के क्वेश्चंस पे चलते हैं। बेटा सूर्यांश जी, मैं यहाँ सोरो शुक्र क्षेत्र में 1967 में चौदापुर मोहल्ले में पैदा हुआ। मेरे पिताजी श्री रविंद्र कुमार जी, मेरी माताजी स्वर्गीय उर्मिला देवी जी। शिक्षा मेरी यहीं आरंभिक शिक्षा सोरो शुक्र क्षेत्र में हुई। उसके बाद कासगंज और आगरा से मेरी शिक्षा कंप्लीट हुई। 3 विषयों में स्नातकोत्तर किया और शिक्षा स्नातक किया। शिक्षा जगत से जुड़ के भी रहा और कई संस्थानों से भी जुड़ के रहा हूँ। शुक्र क्षेत्र शोध संस्थान है, तुलसी शोध संस्थान है, यह अंतर्राष्ट्रीय तुलसी संस्थान है। तो इन संस्थानों में जहाँ जहाँ मुझे जो जो दायित्व दिए गए, मैंने पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाया है। जहाँ तक तुलसीदास जी के अध्ययन का विषय है, तो ये मैं बताऊं उसके पहले मैं जो किसी भी मंच पर पहुंचता हूं, तो उस मंच पर पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो प्रधान देवता हैं, इस भूमि के प्रधान देवता हैं, जिनके दंताग्रा पृथ्वी है, जी। मैं उनको नमन करता हूं। तो उनके लिए नमन के लिए जो वराह गायत्री है, मैं उसका किसी भी मंच पर सबसे पहले आ, अपने मुख से बोलता हूँ उनके बिल्कुल, प्रति। आप शुरू कर तो सकते हाँ, तो एक दंष्ट्राय विद्महे महावराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये भगवान वराह के लिए मेरी तरफ से सादर नमन। जी। उसके बाद में फिर तुलसीदास जी ने एक बात अपने वंदना के क्रम में कही है, वंदों संत असज्जन चरना। तो वो कह रहे हैं कि मैं संतों के, असंतों के, सभी के चरणों की वंदना करता हूँ। तो इसी बात को, इसी भाव को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, स्नेहिल और आत्मीय चरण छुओ अज्ञे। तो सुरेंद्र जी, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देखेंगे, सुनेंगे, मैं सभी के लिए उनके चरणों में वंदना करता हूँ। अब अपनी बात जो तुलसीदास से संबंधित है, वो तो शुरू कर सकते हैं। हाँ, वो मैं अब आपके सामने व्यक्त करता हूँ। ठीक। तो मैं जिन दिनों प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी था, प्राइमरी का, तो उस समय मेरे एक मित्र थे यहाँ, अनिल कुमार गुप्त। जी। उनके पिताजी यहाँ सोरों में श्री प्रेम नारायण जी गुप्त। मैं बचपन से उनके घर आता जाता था अनिल की वजह से। तो प्रेम नारायण गुप्त जी बहुत अधिक पढ़े लिखे तो नहीं थे, जूनियर कक्षाओं तक ही उनकी
जो प्रमाण पत्रीय शिक्षा कहना चाहिए वो थी, लेकिन उनका शिक्षा के प्रति लगाव बहुत अधिक था। तो वो अ, अब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 40 के दशक की, 1940 के दशक उस समय की। तो वो जूनियर कक्षाओं में कासगंज में उन दिनों गणेश इंटर कॉलेज हुआ करता था। वहाँ एक अध्यापक थे रामदत्त भारद्वाज जी। तो प्रेमनारायण गुप्त जी उनके विद्यार्थी रहे थे बचपन में, जी जूनियर कक्षाओं में। जी। वहाँ ये हुआ कि शिक्षा उनकी गुप्त जी की आगे हुई नहीं, कॉलेज तक नहीं पहुँचे वो। जूनियर कक्षाओं से ही उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। हम्म। तो किसी व्यावसायिक कार्य से प्रेमनारायण गुप्त जी दिल्ली गए थे सन 1972 में। तो वहाँ दिल्ली बाजार में घूम रहे थे, तो जो अध्यापक यहाँ डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज जी गणेश इंटर कॉलेज में थे, जी उनके अ, वहाँ दिल्ली में उनसे उनकी भेंट हो गई बाजार में। तो उन्होंने पहचान लिया, भारद्वाज जी ने प्रेमनारायण गुप्त को, माने सन 40 के आसपास के बाद में, और सन 72 में उन्होंने पहचान लिया प्रेमनारायण गुप्त को। एक बच्चे को और उसकी युवावस्था में फिर पहचान लेना, काफी बड़ी हाँ, बात है। 30 साल बाद लगभग, ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। तो भारद्वाज जी उनको अपने घर ले गए। वैशाली में रहते थे भारद्वाज जी, और वहाँ वैशाली में जब वो ले गए तो रात को प्रेमनारायण जी को उन्होंने अपने घर पर जबरन से रोक लिया कि प्रेमनारायण रुको तुम आज मेरे पास। और रात को उन्होंने वहाँ बैठ के भारद्वाज जी ने प्रेमनारायण जी को कहा कि प्रेमनारायण, तुम सोरों में पैदा हुए हो, तुलसीदास सोरों में पैदा हुए हैं, तुम तुलसीदास पर काम क्यों नहीं करते? तो गुप्त जी ने कहा कि साहब मैं तो जूनियर कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे तो इस विषय का कोई समझ ही नहीं है, तो मैं कैसे क्या काम करूँगा? गुरुजी आप ऐसी बात मुझसे कह रहे हो जो मैं कर ही नहीं सकता। मैं एक व्यावसायिक व्यक्ति, मेरा तो लकड़ी का जो फर्नीचर का काम है, और भी कुछ उनके ज्वेलरी वगैरह के काम वो करते थे, तो वो मैं करता हूँ, मैं तो इस विषय को समझता ही नहीं। फिर ये हुई स्थिति कि साहब वो उनको भारद्वाज जी ने कह दिया, नहीं नहीं, तुम धरती पर आए इसीलिए हो कि तुम्हें तुलसीदास का काम करना है। जी अब स्थिति ये हुई कि, तो बोले कैसे करना है, क्या करना है? तो भारद्वाज जी ने उनको कहा कि तुम रामचरितमानस तो पढ़ सकते हो? बोले हाँ पढ़ सकता हूँ। तो रामचरितमानस में तुम्हें जो शब्द ऐसे लगें कि ये सोरों के शब्द हैं, जो सोरों के लोग इन शब्दों को बोलते हैं, उन शब्दों को तुम एक पेन लेके और रामचरितमानस को पढ़ते जाओ और उसको स्याही लगाते जाओ उसके नीचे। बस तुम इतना काम करके मेरे पास जब कभी भी दिल्ली आओ तो मुझसे मिल के जाना। गुप्त जी उस रामचरितमानस को पाठ करने लग गए, और फिर वो उसको लेके जब दिल्ली गए तो फिर भारद्वाज जी के घर गए और उन्होंने जाके उनको कहा। तो फिर उन्होंने, भारद्वाज जी ने फिर उनको कुछ मार्गदर्शन दिया, और इस तरह से वो मार्गदर्शन में देते देते उन्होंने उनको, गुप्त जी को इतना उत्साहित कर दिया कि गुप्त जी ने एक छोटा मोटा लेख तुलसीदास जी पर लिखकर तैयार कर लिया। और वो लेख गुप्त जी ने भारद्वाज जी को डाक से भेज दिया, क्योंकि उन दिनों डाक की व्यवस्था थी और तो हाँ कोई हाँ। थी नहीं। तो जब वो लेख भारद्वाज जी के पास पहुंच गया, भारद्वाज जी ने उस लेख को लेके, देहरादून से एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में उन्होंने उसको भेज दिया। वो पत्रिका में संपादक ने, चूंकि भारद्वाज जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब तक प्रोफेसर हो चुके थे, तो वहाँ मतलब उनके द्वारा भेजा गया, तो उस पत्रिका में उसको, लेख को उस संपादक ने छाप दिया। और चूंकि उसमें गुप्त जी का पता था, तो वो संपादक ने एक पत्रिका का एक अंक गुप्त जी को भी भेज दिया। अब यहाँ जब वो आ गया, तो उनकी जो फर्नीचर का जो व्यवसाय था, वो बिल्कुल आजकल कछला मार्ग पर रेलवे फाटक के पास में ही उनका बहुत बड़ा व्यवसाय का काम था वहाँ। तो वो पोस्टमैन, वो डाकिया, वो वहाँ पर उनकी पत्रिका दे आया, और 2-4 दिन तक वो पत्रिका रखी रही उनके यहाँ, उन्होंने उसे खोल के भी नहीं देखा। फिर एक दिन जब उन्होंने खोल के देखा उसे, तो उसमें उनका फ़ोटो और उनका पूरा वो आलेख जो उन्होंने लिखा था, वो सब उसमें प्रकाशित था, क्योंकि संपादन उन्होंने कर दिया था भारद्वाज जी ने, तो उसमें कोई त्रुटि तो रही नहीं थी। अब जैसे ही उन्होंने वो देखा तो गुप्त जी एकदम बहुत उत्साहित हो गए, और उसी समय उन्होंने अपना व्यवसाय वहाँ छोड़ दिया, और वो वहाँ से तुरंत घर आए। एक बैग में उन्होंने अपने कपड़े रखे और सीधे दिल्ली चलिए। भारद्वाज जी के यहाँ वो पत्रिका लेके पहुँच गए। और पहुँचने के बाद में भारद्वाज जी के जाके चरण स्पर्श किया, गुरु जी आपकी कृपा से ये छप गया। बोले प्रेम मुझे मालूम है। तो बोले ठीक है गुरु जी। अब तो उन्होंने फिर वो रात को रुके उनके यहाँ। तो सुबह जब प्रातः वेला जब होती है, तो दोनों लोग जग गए थे सुबह। तो गुप्त जी ने उनके गुरु होने के नाते उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने जब हाथ रखा प्रेमनारायण गुप्त जी के सर पर, तो उन्हें ऐसा लगा कि एक चेतना मेरे शरीर में उतर गई। और वहीं से बस वो जूनियर कक्षाओं के विद्यार्थी गुप्त जी तुलसी साहित्य के इतने बड़े विद्वान बन गए कि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो तुलसी विषय के अध्येता हैं, केवल तुलसी विषय की, वो सब कोई उनको जानता है कि प्रेमनारायण गुप्त नाम का कोई विद्वान
तुलसी साहित्य के क्षेत्र में, तुलसी के जीवन के क्षेत्र में और तुलसी की भाषा के क्षेत्र में अध्ययन करने वाला कोई सूरों में रहा है। तो ये मेरे एक पृष्ठभूमि है कि मैं तुलसी साहित्य में किस तरह से जुड़ा। तो बचपन से मैं अनिल के साथ घर जाता रहता था। अच्छा। अनिल मेरा मित्र था, हाँ हाँ। वो दिल्ली रहता है आजकल। तो अब वहाँ जब वो काम करते थे तो उन दिनों मैं छोटा था तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, लेकिन जिन दिनों मैंने माध्यमिक कक्षाएं और स्नातकोत्तर स्नातक ये सब किया तो आना जाना मेरा लगातार उनके पास बना रहता था। तो जब मैं स्नातक कक्षाओं में पहुंचा तो फिर तो स्थिति ये बन गई थी मेरी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब मैं ताऊ जी के पास, प्रेम नारायण गुप्त जी के पास जाके ना बैठूं और जो कुछ भी वो लिखते थे उसको मैं पढ़ूं ना। तो उसमें अंतिम समय में तो स्थिति ये आ गई थी कि हम दोनों बिल्कुल मित्रवत हमारे उनके, लेकिन अच्छा। वो एक मर्यादा थी। मित्रवत का मतलब ये नहीं था, लेकिन वो मतलब ये हुआ था कि जब वो कुछ लिखते थे तो मैं उनको कह देता था, ताऊ जी ये बात नहीं हमें समझ में नहीं आ रही, ये बात तो जब मुझे ही आप नहीं समझा पा रहे हो तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको कैसे समझेगा, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो वो मान लेते थे मेरी बात को, बोले क्या चाहिए। और कभी कभी तो वो नाराज भी हो जाते थे, तो सब कुछ फेंक देते थे वो, कि ले तो अब तू ही कर ले इसको। तो फिर मैंने कहा ताऊ जी इसको ऐसे करो, तो वो मानते थे। और वो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में 10-12 किताबों का लेखन किया, और जिसमें से प्रकाशित तो बस तुलसी को लेकर 2-3 किताबें उनकी हो पाई हैं। बाकी सारी किताबें उनकी अभी पांडुलिपि रूप में मेरे पास सुरक्षित हैं। आपके पास मौजूद है। हाँ, वो उनकी सारी पांडुलिपियाँ मेरे पास मौजूद हैं। चूँकि जब उनका देह पूरा हुआ तो वो उन दोनों दिल्ली ही चले गए थे यहाँ से, शोरों से, अनिल के पास। तो लास्ट समय में वो बहुत भावुक हो रहे थे कि उमेश को बुला दो, और मैं यहाँ सोरा में भी नहीं था, मैं कहीं बाहर था, मेरे पास तक सूचना नहीं पहुँची और उनका देहावसान हो गया और मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया। तो उन्होंने अनिल को भी कह दिया था और जो ताई जी थी उनको भी कह दिया था कि ये सारा साहित्य मेरा जो है वो सब उमेश को दे देना, वही इस चीज़ों को सुरक्षित रख पाएगा और उसको आगे बढ़ा पाएगा। हाँ। तो बस वो उनकी जो संपदा है, मैं उसको संरक्षक के रूप में आज रखे हुए हूँ। अब तुलसी से संबंधित चूंकि उसको पढ़ता रहता हूँ, कुछ चीज़ें मेरी भी हैं जो मेरे संज्ञान में आई, जो ताऊ जी के सामने आ गई थी वो, और या नई चीज़ें और भी कुछ जो मेरे लिए मिली तुलसी से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें मैं खोज करता रहता हूँ अपने आर्टिकल्स में, अपने लेखों में मैं लिखता रहता हूँ और पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। जैसे मेरा आयन पत्रिका है, चित्तौड़ से छपती है, उसमें मेरा एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, वो तुलसी के जन्म सम्मत को लेके है। आपसे जानना चाहूँगा कि तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर ये प्रकरण कब से शुरू हुआ और ये विवाद कैसे बना और इसकी जी शुरुआत कहाँ से हुई? जी जी जी। देखिए, ये जो तुलसी जन्म स्थान विवाद का जो विषय है वो, ये अपना जो 19वीं शताब्दी कहना चाहिए, ठीक। वहाँ आके शुरू होता है। अब ये जो तुलसी को, उनके जीवन को लेके जो अध्ययन की बात है कि वो कहाँ पैदा हुए, क्या है उनके साहित्य, क्या है, ये सब चीज़ें जब भारत में अंग्रेजी काल में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ अंग्रेज प्रोफेसर थे, फ्रांसीसी थे, उन लोगों ने तुलसी को सबसे पहले, गारसदा तासी था, इस तरह से ये 2-3-4 लोग थे अंग्रेज, ग्रियर्सन थे, तो ये इन लोगों ने तुलसी को सबसे पहले पढ़ना शुरू किया, उनको उनके व्यक्तित्व के बारे में। साहित्य के बारे में तो यह था कि उनकी जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, उन रचनाओं की पांडुलिपियाँ जो थीं उनकी प्रतिलिपियाँ करते गए लोग, और वो प्रसारित होती गई और वो जनता तक बहुत ज़्यादा प्रसारित हो गई थी। तो उसके माध्यम से ये अध्ययन तुलसी को शुरू हुआ। फिर तुलसी कहाँ पैदा हुए, कैसे क्या हुआ, उनके जीवन के बारे में जो मैंने आपको बताया, ग्रियर्सन वगैरह जो विद्वान हैं जो उन्होंने इंग्लैंड के थे, और इन पढ़ना लोगों ने, शुरू किया। हाँ, उन लोगों ने उनका जीवन परिचय, तो उन्हें क्या था कि वो जिन जिन क्षेत्रों में पहुंच गए और वहाँ के लोगों ने जो जानकारियाँ उनको दे दी, उसके आधार पर उन्होंने वो तुलसी का जीवन लिखना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो मतलब वास्तव में कहाँ पैदा हुए, किस क्षेत्र में पैदा हुए, ये लोगों को जानकारी नहीं थी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, और सभी ऑडियंस को भी मैं ये कहना चाहूँगा, लोग ये कहते हैं कि संत अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखते, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं परंपरा से बताता हूँ आपको, जो हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं, जैसे वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि का भी जीवन बड़ा विवादास्पद जीवन परिचय है, कि वो लुटेरे थे, कि वो शूद्र वर्ण के थे, इस तरह की बात नहीं है। सब ऋषि या सब जो इस तरह के विद्वान व्यक्ति हैं वो अपने बारे में कुछ न कुछ जीवन परिचय अपना बताते हैं। तो वाल्मीकि ने भी बताया है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। ठीक प्रचेता है। के जो हाँ 10 पुत्र हैं उन 10 जी। पुत्रों में वाल्मीकि भी हैं। इसी तरह से तुलसी ने भी अपने कूट अर्थ में अपने जीवन के बारे में सारा कुछ स्पष्ट किया है।
तो ये स्थितियां जो हैं उन पर लोग गुणार्थ और कूटार्थ की जो एक अध्ययन की प्रक्रिया रहती है उसको अगर लोग पढ़ेंगे तब वो चीज़ें उस तरह से समझ में आएंगी। मतलब उसको तरीके से हाँ शुरू हाँ करना, ना कि बिना जी वजह के इधर उधर हाथ पैर हाँ फेरने न से। उससे कुछ नहीं। तो वो अगर हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अपने मनमाने ढंग से उसको पढ़ रहे हैं तो वो अर्थ नहीं देगा उसको। तुलसी किस अर्थ में प्रयोग कर रही है, किस अर्थ में वो अपनी बात कह रहे हैं, ये इस अर्थ में उसको उस समझेंगे समझना पढ़ेंगे पड़ेगा। तब वो चीज़ समझ में आएगी। तो अब इस तरह से मतलब तुलसी जो है वो अपने माता पिता के नाम भी बताते हैं और वो कहाँ पैदा हुए ये भी बताते हैं। ये आगे चल के अपन जब चर्चा करेंगे तो उसमें हाँ। विस्तार से मैं आपके साथ बताता जाऊंगा कि किन किन तथ्यों से वो अपने आप को बता रहे हैं कि मेरा जन्म स्थान कहाँ है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने साहित्य में, कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, इन सब ग्रंथों में उन्होंने अपने जीवन के बारे में जन्म से लेके और यहाँ वो सोलह शुकर क्षेत्र में 36 वर्ष की अवस्था तक रहे हैं तब तक उन्होंने पूरा बताया है। तो जैसे कि ताऊ जी, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में बात की है, जैसे जी उनकी आपने मुझे बताया भी है कि जैसे उनको जी काफ़ी किताबों में हम्म, उनकी जो जन्म तिथियां हैं वो अलग अलग दी गई हैं। हाँ और उन जन्म तिथियों पर भी और उनके जन्म स्थान पर भी जी और अलग अलग ये विवाद चला आ रहा है। जी 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 तो ये विवाद की जो शुरुआत है जी वो काफ़ी जगहों को लेकर, जैसे कि राजापुर है, जी अपना सोरो सूखर क्षेत्र है, जी जी और एक गोंडा के पास भी है वो हाँ पसका चित्रकूट, पसका। हाँ पसका। हम्म और दो तीन जगह मैंने काफ़ी तीन हम्म चार नाम और सुने हैं इसके साथ भी जुड़े हुए। जी तो इन सब का क्या विवाद है, इन सब की शुरुआत कैसे हुई, ये हाँ लोगों ने जी विवाद करना क्यों शुरू किया? जी जी देखिए ऐसा है। तुलसी जब अपने जीवन काल में देश भर में परिभ्रमण कर रहे थे, हम्म। तुलसीदास जी, तो उस समय उस परिभ्रमण में बहुत लोग उनके संपर्क में आए। अब उसमें एक व्यक्ति कहा जाता है वेणी माधव दास नाम का, ठीक है। कि वो तुलसीदास का चेला बना अच्छा। और उसने 1 लाख से अधिक छंदों में गोसाई चरित्र नाम का एक ग्रंथ सृजन किया। उसमें उसने तुलसीदास के व्यक्तित्व के बारे में कि तुलसी क्या है, 1 लाख छंद में किसी एक व्यक्ति के जीवन को स्पष्ट करना अत्युक्त बड़ी बात लगती है। क्या ऐसा उसने मतलब जो है देखा उसको तुलसी के व्यक्तित्व में, किसी की महिमा मंडन भगवान के जो महिमा मंडन लोग करते हैं उसमें 1 लाख छंद होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो कहते हैं कि 1 लाख छंद में तुलसी का व्यक्तित्व उन्होंने बेवड़ी माधव दास ने लिखा। 1 लाख छंद कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? बहुत ज़्यादा है मुझे, तभी तभी तो कर रहा हूँ। तो वो उसको मतलब जो है लोगों ने ऐसा उस पुस्तक को, मूल गोसाई चरित्र को किसी ने नहीं देखा। उसकी दूसरी प्रति एक और है। वो गोसाई चरित्र जो था, मूल गोसाई नहीं, गोसाई चरित्र जो था उसको किसी ने नहीं देखा। मूल गोसाई चरित्र नाम की जो प्रति है उसको मतलब शिव सिंह सेंगर जी हैं, उन्होंने शिव सिंह सरोज उनकी पुस्तक है, तो उसमें उन्होंने उसका सबसे पहले जिक्र किया कि ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति जो है वो रघुवर दास है, वो भी उसी काल के व्यक्ति हैं, रघुवर दास जी। तो वो रघुवर दास कहते हैं, उन्होंने पुस्तक जो लिखी वो है तुलसी चरित्र। तो उस तुलसी चरित्र में उनको उन्होंने भी तुलसी के बारे में लिखा। तीसरे व्यक्ति फिर हैं कृष्णदत्त मिश्र, इन्होंने एक गौतम चंद्र का नाम की किताब लिखी है, उसमें भी तुलसी के व्यक्तित्व और जीवन के बारे में वर्णन किया। चौथे व्यक्ति का नाम आता है अविनाश राय ब्रह्मभट्ट। अविनाश राय ब्रह्मभट्ट के बारे में यह है कि ये तुलसीदास जी की जो ननिहाल थी ताली गांव, जो सोरों के निकट है, हम्म। उस ताली गांव में ये पैदा हुए थे। और तुलसी के ये समकालीन है, तुलसी के बचपन के मित्र हैं, क्योंकि कोई भी बालक अपनी ननिहाल में निश्चित रूप से जाता है। भले ही तुलसी की माता का स्वर्गवास हो गया था लेकिन उनके जो पिता थे उनके, वो वहाँ ताली में रहते थे। मतलब हुलसी के जो पिता तुलसी के नाना नाना जी, नाना जी। वहाँ उनका आना जाना था। और उनके तुलसी के और उनके गांव की दूरी कोई ज़्यादा भी नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी है। तो वो अविनाश राय ब्रह्मभट्ट जी जो हैं, उन्होंने तुलसी प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें तुलसी का पूरा जीवन उन्होंने वर्णित किया है कि वो कब पैदा हुए, उनके लालन पालन कैसे हुआ, उनका विवाह कब हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें दी हैं। अगला नाम जो आता है वो है तुलसी साहब। ये हाथरस के हैं तुलसी साहब। तो ये बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में तुलसी हाँ, था। यही आपने हाँ कुछ हाँ दिन पहले मेरे साथ सचित किया था जी। कि तो पुर, ये 18वीं शताब्दी में
इनका हाथरस में जन्म होता है और इन्होंने वो घट रामायण नाम की पुस्तक लिखी है। तो इन पुस्तकों में तुलसी के जीवन के बारे में हमारे लिए पढ़ने को मिलता है। जैसे ताऊ जी, घट रामायण इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? घट रामायण क्यों? देखिए, चीज़ें तो उसमें और भी बहुत हैं, तो लेकिन मेरे रामायण अध्ययन का का जो जो विषय, इस्तेमाल है, क्या वो उसमें रामायण के बारे में कुछ लिखा नहीं नहीं, हुआ है या वो बस? वो एक अलग विषय है। अच्छा। मैंने जो उसको पढ़ा है वो केवल तुलसी से संबंधित उस विषय को लेकर, वो काफ़ी मोटी पुस्तक हाँ है हाँ, वो। ठीक है। हाँ, तो वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, इसलिए हमने उसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची जो किया नहीं है। जो रुचि लायक चीज हाँ है केवल हाँ वही पढ़ी। हाँ। ठीक तो ठीक। वो मैंने उसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं की। अब इन 4-5 पुस्तकों के बाद में, इन पुस्तकों में जो पुस्तकों के लेखक हैं उन्होंने जन्म स्थानों को निर्धारित किया और उनके जन्म संबंधों को निर्धारित किया हम्म। कि ये कब और कहाँ पैदा हुए। इनके कारण से जन्म स्थान और जन्म संबंधों पर विवाद की स्थिति बन गई। तो सबसे पहले जो जन्म संबंध तुलसी का माना जाता है वो 1554, दूसरा 1560, तीसरा 1568, चौथा 1583, चौथा 1589 और पांचवा 1600। ये इतने जन्म संबत इनके तुलसीदास जी के माने जाते हैं। जन्म स्थान की जो बात है, अब चूंकि विद्वानों को क्या है कि कोई भी महापुरुष जब होता है हमारे क्षेत्र में, जब वो उसके कोई संदर्भ जुड़े होते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो तुलसी की रामचरितमानस और विनय पत्रिका जो कृतियां हैं, उनके माध्यम से तुलसी जनमानस के तुलसी बन गए थे। जनमानस के हाँ, तुलसी। क्योंकि वो इतने लोकप्रिय हो गए, उनकी जो रामकथा थी उस रामकथा ने उनको अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। तो लोगों के अंदर एक लालसा ये जागृत हो गई कि तुलसी हमारे, तुलसी हमारे, तुलसी हमारे। ऐसा क्यों है कि सब अब तुलसीदास को ही चाहते हैं? क्योंकि अलग अलग जन्म स्थानों हम्म पे है, हम्म तो सबको ये चाहते, सब ये चाहते हैं कि तुलसीदास हमारे यहाँ जन्म हम्म। लें। ऐसा क्यों है? मैंने बताया ना, कोई महापुरुष होता है ना, उसका विराट व्यक्तित्व, उसमें एक गौरव की अनुभूति हम करते हैं। उस गौरवानुभूति के कारण से लोग हम उससे जुड़ते हैं। क्या हमें तुलसीदास जी के जन्म वर्ष को लेकर भी अलग अलग मतभेद मिलते हैं? जैसे जी। आपने अभी भी बताया, जैसे 4-5 लोग हैं हम्म जिन्होंने उनके बारे में लिखा हुआ है, और हम्म उनकी अलग अलग जन्म स्थान और जन्म तिथियों के बारे में बताया है। तो कौन कौन सी जन्म तिथियां हैं जो मौजूद हैं, और जैसे संवत भी मौजूद है हम्म। और मास भी मौजूद है और तिथि भी मौजूद है, तो क्या है उसमें? जी, देखिए, जो तिथियां तुलसी के बारे में मैंने तो आपको बताया, विक्रम संवत 1554, हम्म। उसके बाद में दूसरा है 1560, तीसरा है 1568 और चौथा है 1583, पांचवा है 1589 और छठा है 1600। 6 डेट। 6 डेट है उनके बारे में। इन 6 डेटों पर लोग तुलसी के जन्म संवत को लेकर चर्चा करते हैं कि तुलसी 54 में पैदा हुए, 89 में पैदा हुए, 68 में पैदा हुए, कब पैदा हुए। तो भाई, मूल बात यह है कि तुलसी का जो साथी है वो 2-3 लोग हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये जो रघुवर दास, हम्म। और दूसरा मैंने आपको बताया बैड़ी माधव दास, ये दोनों लोग तुलसीदास के शिष्य अपने आप को बताते हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम जो मैंने लिया था, अविनाश राय ब्रह्मभट्ट, जी। वो तुलसी के मित्र अपने आप को कहते हैं। तो अब तक जो अध्ययन हुए हैं उनके जन्म समय को लेके, जितने भी ये जो मैंने समय बताए आपको, उसमें जो श्रावण शुक्ला सप्तमी की तिथि है तुलसी के जन्म की, तो मूल गोसाई चरित्र में लिखा है कि वो अवुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए। अभुक्त मूल। हाँ, अब 1554 श्रावण मास के सप्तमी तिथि को अभुक्त मूल नाम का नक्षत्र है ही नहीं ज्योतिषीय गणना के आधार पर, तो इसलिए वो असत्य सिद्ध होता है। ज्योतिषी गणना के आधार पर हाँ कौन सी तिथि है जी या कौन सी संवत है जी। जिस पर अभुक्त मूल नक्षत्र मौजूद है? नहीं, अभुक्त मूल में तुलसी पैदा ही नहीं हुए। अच्छा। ये तो निरस्त हो गया बिल्कुल 1554 वाला मामला, तो ठीक है। उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। अब जो और जो तिथियां हैं
उसमें जो अविनाश राय ब्रह्मभट्ट जी के द्वारा जो लिखी गई तिथि है वो 1568 है। और वो लिख रहे हैं कि विशाखा नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। विशाखा। 15, हाँ। वो कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि और नखत विशाखा नक्षत्र के लिए उन्होंने अपना देश शब्द का प्रयोग किया उसमें, तद्भव शब्द का। तो वो लिख रहे हैं कि नखत विशाखा वास, तो विशाखा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। जब उसको ज्योतिषीय गणना से सिद्ध किया गया तो श्रावण की जो विक्रम संवत 1568 की तिथि है, उस 68 की तिथि पर ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और प्रामाणिक तुलसी प्रकाश में जो अविनाश राय जी ने लिखा है वो सही है। अब जिद से कोई ना माने उसको, या पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं हमें तो ये मानना ही नहीं है। अब राजापुर का जो पक्ष लोग कहते हैं कि वहाँ 1554 में तुलसीदास पैदा हुए, राजापुर में कहीं नहीं लिखा है 1554 में पैदा हुए। मूल गोसाई चरित्र में जो 1554 लिखा हुआ है, वहाँ राजापुर में जो पट्टिका लगी हुई थी तुलसी के, उस पर 1589 लिखा हुआ था। 1589। नवासी। और ये सब बाद की गड़बड़ है। मतलब जो राजापुर में स्वयं में ही मतभेद हैं, बाहर निकलने की तो बात हाँ बाद में आती है। हाँ, वो बाद में मैं आपको और भी बताऊंगा। राजापुर के ही लोगों के द्वारा इस जन्म स्थान को लेकर क्या कहा गया है, जो तुलसी स्मारक समाया, उस पर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जी। अब आप अगला। सवाल पूछते हैं, ठीक है ताऊ जी। तो मैं ये सारी चीजें तो ठीक है, अभी थोड़ा सा शुरू पर पहुंचते हैं। हम्म जैसे अभी तक तो यहाँ तक आ चुके हैं, थोड़ा सा हम्म आपने शुरू में बताया था प्रेरणानंद गुप्त जी, हम्म जो अपने यहाँ के थे, जिनकी आप, हम्म उनका क्या सोचना था इस हम्म। जन्म तिथि के बारे में? ना, वो जन्मतिथि के बारे में, वो तो वही तुलसी के बारे में जो साहित्य स्रोतों से हमें प्राप्त हुआ। हम्म। जो यहाँ तुलसीदास जी के जो चचेरे भाई थे नंददास जी, जी। उनके परिवारीजनों से प्राप्त हुआ, या और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, विद्वान लोग, हम्म। उनके संग्रह में जो पांडुलिपियाँ थीं, उनसे जो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। और ये जो तुलसी प्रकाश नाम की जो प्रति है, हम्म। पुस्तक है, जी। ये तो सोरों से इसकी कोई प्रति नहीं मिली। हम्म। ये तो चित्रकूट के एक महात्मा जी थे। बदायूं जिले में एक सज्जन थे, बाजितपुर कोई जगह है बदायूं में, वहाँ से मतलब जो है ये पांडुलिपियाँ इस ग्रंथ की मिली। और जो चित्रकूट के जो मैं बता रहा हूँ आपको, उन महात्मा जी को इस प्रति के बारे में मालूम था। इस तुलसी प्रकाश के छंद उन्हें याद थे। तो वो शोध के क्षेत्र में जब यहाँ पूज्य स्वर्गीय वेदव्रत शास्त्री जी जी। और भद्रदत्त जी, जो कासगंज के थे, भद्रदत्त जी, पंडित भद्र जी, ये दोनों लोग जब शोध कर रहे थे तुलसी पर, तब इनके लिए वो प्रतियां उसकी प्राप्त हुई, तुलसी प्रकाश की। और वो तुलसी प्रकाश की प्रति को फिर उन्होंने प्रकाशित करवाया वेदव्रत जी और भद्रदत्त जी ने। तो उनके संपादन में ये सबसे पहले छपी। वहाँ से ये एक नई चीज़, मतलब जो तुलसी जीवन के बारे में थी, ये जैसे बिल्सन थे या एफ एस ग्राउस थे, या मैंने जो बताया आपको ग्रियर्सन थे, इन लोगों जी। ने जो शोध किया था तुलसी के जीवन को लेके, या चंद्रवली पांडे जी थे, जी। इस तरह के पुराने लोग हैं, शिव सिंह जी का जो मैंने नाम लिया आपको। तो इन लोगों ने जो कार्य किए थे, इन लोगों के कार्यों को उस समय, चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षा का, जी। प्रयाग बहुत बड़ा केंद्र था, तो वहाँ से जो पुस्तकें प्रकाशित हो के जनमानस में पहुँच गई, तो वो एक प्रसारण हो गया लोगों में कि नहीं नहीं, तुलसीदास जी का जन्म स्थान तो शुगर क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है और वहाँ है। तो इधर के लोगों के द्वारा जब ये चीज़ें सब खोज सामने आई, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी, जी। माता प्रसाद गुप्त जी, ये लोग सोरों शोध के संदर्भ में तुलसी को लेकर जब यहाँ आए ये दोनों लोग, और उन्होंने यहाँ के लोगों से संपर्क किया, तब वो चीज़ें जो नई लोगों के सामने आई निकल के, तो वो एक चौंकाने वाली चीज़ थी लोगों को, क्योंकि वो तब तक उनके वो साहित्य प्रकाशित हो चुके थे। और वहाँ एक और चीज़ थी कि जो ये जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये भारतीय तो थे नहीं, जी। अंग्रेज शिक्षक थे। जी। तो इन लोगों का क्या था कि इनको तो जो किस इन्हें बता दिया वो हम्म। इन्होंने उसमें लिखा। अब यहाँ एक प्रश्न आ जाता है, बड़ा जटिल सा, बड़ा मज़ेदार प्रश्न। जो गजेटियर्स हैं, हम्म। जिनमें सोरों का पक्ष लिखा गया है, जी। तो भाई वो बताया तो राजापुर के लोगों ने, माना गजेटियर्स हैं जो, तो वो बताया तो वहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने तो बताया नहीं उसमें कुछ भी। जी। तो अब यहाँ के जो गजेटियर्स हैं, उसमें तुलसी के बारे में लोग ये कहते हैं कि उनका कुछ भी वर्णन नहीं है। एटा गजेटियर्स में तुलसी के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता। तो भैया तुलसी की कीर्ति, यश, वैभव जो कुछ भी था, वो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके जीवन का 36 वर्ष का समय समारोह भी था, उसके बाद में वो बाहर
जी परिभ्रमण में रहे, जी और वो अधिकतर समय उनका प्रयाग, अयोध्या या वाराणसी इत्यादि, चित्रकूट इत्यादि ये क्षेत्र रहे उनके। उसमें वो रहे तो वहाँ उनके अनुयायी बनते गए, और अनुयायियों का काम ये होता है कि अपने आस्था केंद्र को महिमा मंडित करना। जी तो इसलिए वो उन्होंने उस उधर को जोड़ के और उन्होंने तुलसी को वहाँ बताना शुरू कर दिया, और वो फैल गया। और जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी महापुरुष होता है या कोई भी, तो उसके साथ जो गौरव हमारा होता है, हम उससे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो इसलिए जी। वो उस क्षेत्र में उनको यश की स्थापना लोगों ने कर दी वहाँ, ये था। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जन्म स्थान उनका और जो जन्म सम्मत है वो सोरोही है। अगले सवाल पर चलते हैं ताऊ जी। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि सोरो सुकर क्षेत्र को तुलसीदास जी की जन्मभूमि मानने के मुख्य जी प्रमाण क्या है? हाँ, देखिए, दो तरह से इस चीज़ों के हम प्रमाण देख सकते हैं। जी एक तो स्वयं जो तुलसी अपने बारे में कह रहे हैं, और दूसरा यह है कि उनके समकालीन लोग हैं या उनके परवर्ती काल के जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या लिखा है उस विषय को लेकर। तो तुलसी के परिवार में उस समय ही उनके जो चचेरे भाई थे नंददास, जी वो भी महाकवि हैं। हिंदी साहित्य में उनके बारे में ये कहा गया कि और कवि सब गढ़िया और नंददास जड़िया। नंददास इतनी बढ़िया कविता लिखने वाले हैं। अनेकार्थ मंजरी तो उनका बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है, अनेकार्थ मंजरी में। तो इस तरह से चलो, खैर वो फिर विषयांतर हो जाएगा। तो नंददास जी के जो पुत्र हैं जी कृष्णदास, वो भी एक कवि हैं। जी उनकी पत्नी है रत्नावली, वो भी कवयित्री हैं। तो ये सब लोग अपने समय में लिख रहे हैं। हम्म, नंददास जी के पुत्र जो है कृष्णदास, उनका ग्रंथ है वर्षफल। उसमें सूरों का उन्होंने पूरा वर्णन किया है, जी सूरों क्या है। जी उनकी जो पत्नी है रत्नावली, वो जब तुलसीदास जी चले जाते हैं, उनको परित्याग नहीं कहूँगा, मतलब जो है उनसे हम्म, प्रेरित होकर, तो उस प्रेरणा में ये होती है स्थिति कि रत्नावली अपने जीवन में बहुत कुछ लिखती हैं, दोहे। तो वो चार लोगों के द्वारा उन दोहों की प्रतिलिपियां हमारे लिए प्राप्त हुई हैं। जी 1828 की मुरलीधर चतुर्वेदी जी की एक प्रति है। जी इस तरह से तीन लोग और हैं, उन चार लोगों की प्रतियां हमारे लिए प्राप्त होती है। गंगाधर की प्रति है एक, उसमें रत्नावली जी ने जो लिखा, उसकी जो स्थितियां हैं उन ग्रंथों की, और तुलसीदास जी के द्वारा अपने बारे में जो कहा जा रहा है, उनमें साम्यता आप देखिए कि क्या क्या चीज़ की साम्यता है। जी जैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि वो राम जी के भक्त थे। ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुलसीदास जी राम जी के भक्त होने से पहले गंगा जी के भक्त हैं। और ये मैं नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई। राम भगत सुर सरिते जाई, मिली सुकीरत सरजू सुहाई। हम्म राम जी की भक्ति मुझे गंगा जी से मिली। हम्म भाई गंगा जी माने उनका बचपन जहाँ बीता। जी और एक और चीज़ है, गंगा जी के यहाँ दो अर्थ हो जाते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ। तो हम्म दो अर्थ हो जाते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि गंगा जी माने गंगा नदी जी या गंगा देवता, जी जो भी हम कहें। हम्म दूसरा यह है कि यहाँ जो सुकर क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित समाज है, जी गंगा गुरु का है उसे जी तीर्थ पुरोहित समाज। तो उन गंगा गुरुओं के पास जो नामावली वहियाँ हैं, जो उनके यात्री यजमान लोग आते हैं, जी उनकी नामावली जब लिखते हैं तो वो उसमें लिखते हैं कि गंगा जी जी आई आई हाँ। है। तो जी वो गंगा जी, अब इस तरह से तुलसीदास जी अपने आप में बता रहे हैं कि साहब मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे जी लिए गंगा जी से राम जी की भक्ति मिली प्राप्त हुई। जी ये चीज़ दूसरी फिर क्या है कि वो रत्नावली ने जो बताया, नंददास ने जो बताया, कृष्णदास ने जो बताया, ये तीनों लोग वो हैं। उसके अलावा उनके एक और जो मैंने आपको बताया, अविनाश राय ब्रह्मभट्ट जी, जी जो उनके मित्र हैं, नानिहाल के उनके गांव के रहने वाले हैं। हम्म तो ये चार लोग तुलसी के समकालीन हैं, जो हमारे लिए उस काल की उनकी रचनाओं के संदर्भ में हम्म और तुलसी के संदर्भ में हमारे लिए संकेत, शुक्र क्षेत्र के संदर्भ में ये सारे संकेत उनकी कृतियों में हमारे लिए मिलते हैं। मिलते तो ये चीज़ है। दूसरी फिर क्या है कि जहाँ आप पैदा होते हैं, वहाँ की भाषा का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। जी आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन वो जो बचपन में आपने भाषा सीखी है, वो भाषा आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगी नहीं। जाएगी। तो लिपि और भाषा दोनों चीज़ें, जैसे
आप जब लिपि माने जो आप वर्ण या शब्द या अक्षर कुछ भी कह लो आप उसे, हाँ जब आप लिखते हैं तो उसमें जैसे मूर्धन्य शकार है, पेट चरा सा जैसे कह देते हैं आज के बच्चे, तो मूर्धन्य शकार स्वरों के तीर्थ पुरोहितों की बइयों में ख अक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता हाँ, है। 66 कोण को हाँ खा ले। सास, हाँ वो जो आप हाँ षटकोण हाँ बोल रहे हैं हाँ वही। तो यही चीज रामचरितमानस आदि जो तुलसी की हस्तलिखित पांडुलिपि तो कोई भी नहीं मिली उनकी हाँ किसी भी ग्रंथ की, हाँ स्वयं के तुलसी के हाथ की। हाँ। लेकिन उनकी जो प्रतिलिपियां हैं उन प्रतिलिपियों में वो मूर्धन्य शकार शब्द का साको प्रयोग ही हाँ, है, खा की जगह खा हाँ। के स्थान पर। जी इसी तरह से एक और है कि या के नीचे बिंदु लगाते हैं वो, और जी यही हमारे यहाँ तीर्थ पुरोहितों की बहियों में मिलता है। जी, तो मिलता। इस तरह के ये जो भाषागत प्रमाण है, जैसे कागज शब्द है, कागज को हम बोल देते हैं कागद। हम्म। तो वर्ण कागज और कागद, अब ये वर्ण का परिवर्तन हमारे यहाँ करके बोल देते हैं शब्द को। हाँ? तो ये जो स्थितियां हैं, ये 30-35 ऐसी भाषागत विशिष्टताएं हैं तुलसी की जो स्वरों में ही मिलती हैं। वो विशिष्टताएं अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलती। इसीलिए प्रेमनारायण ताऊ जी के साथ जब मैं काम करता था तो मैंने उन दोनों उनसे एक जो उनकी पुस्तक, ये मैं अभी लेके आया हूँ, देखिए जी ये पुस्तक है, जी आ, आपको कैमरे पर पहुंच रही होगी, जी जी। देख लीजिएगा। तो ये गुप्त जी की पुस्तक है। जब ये पुस्तक उनकी लिखी जा रही थी तो हम दोनों लोग काम करते थे इस पर। मैं तो उनको केवल बस पढ़ने का काम करता था या इसका प्रूफ रीडिंग करने का काम किया मैंने। तो मैं ये कहूँ कि मैंने इसमें काम किया ये तो गलत है। जी लेकिन हाँ, मुझे ये लगता था कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई तो मैं इसमें उनसे संशोधन करवा देता था। तो मैंने उनको एक आग्रह किया, मैंने ताऊ जी आपका श्रीवास्तव जी के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ है तुलसी की भाषा को लेकर, श्रीवास्तव जी का, वहाँ प्रोफेसर भी रहे लखनऊ में वो। तो मैंने कहा आपका जो शोध कार्य है वो श्रीवास्तव जी के बाद दूसरे नंबर का शोध कार्य है तुलसी की भाषा को लेके। आप इसमें कुछ जो नया बता रहे हैं लोगों को, एक शब्द मेरे कहने से आप इसमें रखिए। बोले कौन सा शब्द रखें तुम्हारे कहने से, क्योंकि हमें तो वो रख भी देते थे भाई, हम तो उनके बच्चे के बराबर हाँ, थे। सही सही। तो कौन सा ऐसा शब्द है, तो मैंने कहा साहब इसमें तुलसी की भाषा को जो विद्वान लोग कहते हैं कि ये अवधि है या ब्रजावधि है, आप कहते हो ये अवधि नहीं है। आप इसको ब्रजावधि के समीप मानते हो लेकिन ब्रजावधि भी नहीं मानते। जी वो गुप्त जी नहीं मानते थे कि ये अवधि है या ब्रजावधि है, उसमें पूरा सिद्ध किया उन्होंने। तो मैंने कहा फिर इसमें एक शब्द आप डाल दो। तो बोले कौन सा शब्द डालें। मैंने तुलसी की भाषा के लिए आप लिखो शौकरवी भाषा। हाँ। तो भाई ये शौकरवी जो शब्द उन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं मैंने उसमें थोड़ा सा उनके लिए निवेदन किया। मैं ताऊ जी इससे, तो उन्होंने तुरंत मेरी इस बात को स्वीकार किया और इसमें वो तुलसी की भाषा को हम लोग शौकरवीय भाषा कहते हैं। तो शौकरवीय भाषा के जो लक्षण हैं उनको वो और रामचरितमानस आदि जो तुलसी के ग्रंथ हैं उनको जब तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे और वो चीज़ सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक में मिल जाती हैं पढ़ने को। मैं अपना जो तुलसीदास जी से कंपेयर नहीं कर रहा एक तरीके से, क्योंकि इंग्लिश शब्द है मैं इस्तेमाल कर रहा हम्म, हूँ, लेकिन हम्म, बात ये है कि मान लीजिए मैं अगर शहर छोड़ के जाता हूँ कहीं जी और बाहर जैसे जी दिल्ली चला गया या कहीं और चला गया, जी तो वहां मुझे लोगों के साथ मिलकर ये भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है, खड़ी बोली, जो हम जी लोग अभी जिस जिस बोली में बात कर रहे हैं। जी जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई अचानक या कोई हम्म, एक साथ हम्म, मुझे जब इस्तेमाल करनी पड़ जाए, हम्म, तो या इस्तेमाल करूंगा अपनी सुरों की भाषा। जी जी अरे जी। जी का है वो, अरे ऐसे कैसे कर लो, जी का हाँ कर लो, तो हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल, भाषा ये यही वहाँ होता है, आ जाती है। आ जाती है। तो वो थोड़ी बहुत जब इस्तेमाल होती है जी तो वहाँ वो चीजें झलकती हैं कि जी ये यहाँ का व्यक्ति हाँ नहीं है, ये वहाँ का व्यक्ति है। जी जी जी, तो ये भी एक प्रूफ। बिल्कुल प्रूफ है ये। भाषागत साक्ष्य है। तो मैंने जो बताया ना अंतः साक्ष्य और बाहिर हाँ साक्ष्य। तो जो बाहिर साक्ष्य में तो ये जो जितने भी मैंने जो 5-6 नाम तुम्हें बताए, जी ये इसके अलावा जो और लोग खोज करते रहे, जी विल्सन की या और जो लोग थे ग्राउस या उसके बाद चंद्रवली पांडे, ये सब अपनी अपनी तरह से, रामनरेश त्रिपाठी जी या और माता प्रसाद गुप्त जी हैं, रामदत्त भारद्वाज जी हैं, इस तरह के जो अनेक लोग हैं, इंद्र हैं। तो इस तरह के जो लोग शोध करते रहे तुलसी पर, तो उनकी शोध की एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन मतलब अ, वो क्या कह रहा है व्यक्ति अपने बारे में, हमें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म। अब ये दूसरों से सुन के कि वो तुलसी हमारे यहाँ पैदा हुई, बाहर साक्ष्य उतना महत्वपूर्ण मैं नहीं मानता जितना अंतः साक्ष्य है। तो अंतः साक्ष्य में भाषागत प्रमाण जी, या उस काल का कोई व्यक्ति हो वो तो मिलेगा नहीं। उपस्थित। रत्नावली है, मैं बता रहा हूँ, रत्नावली है, नहीं वैसे कृष्णदास, मतलब हाँ। तो उन लोगों ने जो कहा उस पर हम जब दृष्टिपात करेंगे तो हमारे लिए सत्य
निकल के आ जाएगा जी। सामने, बस ये है। नहीं नहीं, मैं हम्म। उस तरीके में नहीं कह रहा था कि कोई मौजूद, क्योंकि 1560 का कोई अभी यहाँ तो मौजूद नहीं आप होगा, तो जिन खैर सब जा चुके हैं, और हम्म, वहां से भी हम्म, मौजूद जो भी तथ्य मिले जी, हैं, जो भी पांडुलिपियां मिली हैं, केवल उन्हीं से पता कर सकती हैं कि आखिर जी जी। तुलसीदास जी कहाँ और कैसे आगे हम्म, बढ़े। ताऊ जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे रत्नावली जी जो हैं जी, वो बदरिया से मानी जाती हैं, जो अपने सुरों के काफ़ी पास है। हम्म। तो उसके तुलसीदास जी से संबंध में और इसकी ऐतिहासिकता पर आप प्रकाश डालें। हाँ देखो, ये जो आज बदरिया अपन को दिखाई दे रही है, जी। तुलसीदास के समय में ये बदरिया नहीं थी। ठीक। उस समय जो नंददास के पुत्र मैंने बताया था आपको, कृष्णदास, जी। उनकी जो रचनाएं हैं वर्षफल इत्यादि, उसमें उन्होंने लिखा है 1657 में गंगा जी में बहुत भयंकर बाढ़ आई जी। और बदरिया के चिन्ह भी समाप्त हो गए। जैसे अभी भी थोड़ी सी बाढ़ आती है हाँ तो ये यहाँ तक रह जाती है, क्योंकि वहाँ डैम बन चुका है हाँ पुराना। हाँ तो वो यहाँ तक पीछे जा से आता 2 किलोमीटर तक रह जाती है। हाँ अगर वो हाँ डैम नहीं होता तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि हाँ सुपड़ा साफ हो गया हो। हाँ बिल्कुल वो। तो 1657 में बूढ़ी जल जन्मभूमि रत्नावली माता की जी। चिन्ह मिटे बदरी के, ये लिखा है उन्होंने, कृष्णदास ने। तो अच्छा। उस बदरिया का कुछ भी चिन्ह बाकी नहीं बचा। 1657 नहीं, ये 1757 में हुआ है ये काम, ठीक है ना। तो ये कहाँ मौजूद थी, मतलब सोलह उसका से कितना? कोई कोई उसका बदरिया का कोई मतलब कोई चिन्ह नहीं मालूम, मतलब जैसे कहीं भी कोई खुदाई वुदाई भौगोलिक। भौगोलिक रूप से सोरों से है पश्चिम में, वो कितनी दूरी पर थी इस बात का कोई चिन्ह इस तरह का किसी ग्रंथ में ठीक उसका ठीक वो नहीं मिलता है ठीक। कि कहाँ थी। तो वो गांव बदरिया या जो कुछ भी उस समय रहा हो, कस्बा या छोटा सा या कुछ भी रहा हो, वो 1757 में वो ख़त्म हो गया। तो उसका कोई चिन्ह नहीं मिला। ये उसके प्रतीक के रूप में मतलब जो है वहाँ के बनाया जो गया। लोग थे, जैसे कहीं भी कोई गांव उजड़ जाता है हाँ, जब, तो वो लोग तो इधर। दूसरा जो बसता है, तो ये जो वर्तमान में आज बदरिया, जिसको हम सोरो नगर का एक वार्ड है, जी। मोहल्ला है सोरों का, जी। तो वो बाद में बसा है। जी। ये वो तुलसीकालीन बदरिया नहीं है। जी। ये है। तो इसका प्रमाण बस वही जो मैंने बताया भौगोलिक रूप से, ये उसमें जो लिखा है उन्होंने नंददास जी के लड़के ने, कृष्णदास जी ने, वही जी। उतना ही मिलता है। बाकी क्या था, बाकी वो कुछ भी उसके बारे में प्रमाण नहीं है कुछ भी। ये है। तो जैसे जो अपनी सूरों हैं यहाँ हम्म, पर काफ़ी सारी जैसे लोक कथाएं हैं हम्म, और स्थानीय लोक कथाएं हैं, परंपराएं हैं। हम्म। इनमें कभी तुलसीदास जी के जन्म स्थान का जिक्र? हाँ है ना। वो जो अपन सुरों में एक लोक परंपरा में एक गीत गाती हैं महिलाएं, हाँ हाँ। उन गीतों में बहुत बार तुलसीदास जी के नाम को लेके गीत गाए जाते हैं। और दूसरा ये जो शिव विवाह सुरों में जो गाया जाता है, जी। जो बिहारी लाल जी थे सुरों के, एक पंडित जी बिहारी लाल जी, दहलान मोहल्ले के रहने वाले थे। ओम हम्म। प्रकाश जी पसनावत जी जो है, जी। इनके पूर्वज हैं वो, तो उन्होंने वो शिव विवाह लिखा है, जिसको यहाँ सोरों की भाषा में महादेव को ब्याह कहते हैं। जी। और श्रावण महीने में तो बहुत ज़्यादा उसको स्त्रियाँ बहुत अच्छे, उसमें जो लय इत्यादि है, संगीत का हाँ। जो प्रभाव है, वो प्रभाव अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस तरह की लोक छंद जो संगीत की ध्वनियाँ हैं, जी। तो वो बिहारी लाल जी ने भी अपने छंदों में उनका तुलसीदास जी का जिक्र किया है। उसमें गंगा और शिव विवाह के, तो वहाँ जो शुरुआत में जब वो गणेश वंदना इत्यादि का जो उसमें गायन होता है, जी। उसमें तुलसीदास जी की तुलसीदास आस रघुवर की, इस तरह से। तो तुलसी उस तरह से भी यहाँ सोरों में जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी है तुलसी को कोई यहाँ भूल गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन उनकी यश कीर्ति की जो बात है, जैसे एक नगर में कोई भी सामान्य व्यक्ति जो होता है, उसकी कोई ज़्यादा महत्ता नहीं होती है। जी। और कोई बहुत विशिष्ट होता है तो जो जहाँ पैदा होता है उसकी वहाँ भी कोई बहुत महत्ता नहीं होती है। जी। वो तो जो जहाँ उसका कार्य क्षेत्र होता है, वहाँ उसके लिए लोग ज़्यादा जानते हैं। जी। तो तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में 1643 में रामचरितमानस की प्रतिलिपि करवाकर सोरों में नंददास के पुत्र के लिए, कृष्णदास के लिए भेजी थी काशी से। तो इस तरह से संबंध तो हमेशा से तुलसीदास, ये नहीं था बिल्कुल कि तुलसीदास ने सोरों को छोड़ दिया था। हाँ ये बात अलग थी कि वो रत्नावली से फिर मिलने नहीं आई कभी सोरों, लेकिन सोरों कभी उनकी स्मृति से ख़त्म नहीं हुआ, हमेशा जी। उनके स्मृति में सोरों रहा। और जब भी उन्हें अवसर मिला, जैसे रामचरितमानस आदि जो ग्रंथ हैं उसमें जहाँ जहाँ उन्हें अवसर मिला है, वहाँ वहाँ उन्होंने गंगा और वराह को याद किया है।
तो जैसे ये सारी बातें, जैसे हमारे पास अनन्य प्रमाण हैं जी तुलसीदास जी को प्रमाणित करने के लिए, हमारे जन्म जी स्थान उनका सोरो सुकर क्षेत्र था, जी अनन्य प्रमाण है। लेकिन इनमें से अगर आपको कोई एक प्रमाण, जी मूल प्रमाण ऐसा चुनना पड़े जो प्रमाणित, मतलब काफी ठोस रहे, जी वो आप क्या करेंगे? उनकी भाषागत विशिष्टता है, अच्छा। लिपिगत विशिष्टता है। शब्द जो उन्होंने प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी ने, जो भाषागत जो विशेषताएं मैं बता रहा हूँ, जो जैसे मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया, कागज, है ना। हम्म। तो यहाँ की जो स्थानीय परंपराओं में जो बोली है, वो अब तो बोले। बहुत परिवर्तित हो गई कि आज की पीढ़ी तो बहुत ही ज़्यादा, मेरे देखते जी। हुए अब तो बिल्कुल खड़ी बोली बोलने लगे यहाँ के लोग। जो आज भी जो 70 की उम्र के लोग हैं यहाँ सोरों हाँ में, हाँ। वो जब आपस में बात करें, उस उम्र के लोगों से बात करें, तो वो जो शब्दावली निकल के आएगी, वो शब्दावली बिल्कुल वही शब्दावली होगी जो यहाँ की स्थानीय शब्दावली थी। आजकल के तो बच्चे, और सबसे ज़्यादा इसमें विकृति पैदा जो की है वो दूरदर्शन हाँ ने हाँ। की है और सिनेमा ने की है। उसकी भाषा का प्रभाव समाज पर बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर यहाँ सिनेमा की और मीडिया की थोड़ी सी बातें चल रही हैं, तो मैं इसका रुख उस डॉक्यूमेंट्री से जोड़ना चाहूँगा जो सन 1954 में जी तुलसीदास जी के ऊपर बनी थी, जी। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, ये मैं बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भारतीय आदर्श हैं, हम्म। महापुरुष हैं, समय समय पर ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं कि उनको अ, उन व्यक्तित्वों पर कार्य करने के लिए प्रेरणा जागृत होती है अंतःकरण जी। में, और वो बनाते हैं। तो तुलसी पर भी इसी तरह का एक कार्य हुआ। दो तीन इस तरह के कार्य हुए हैं तुलसी को लेकर, जो लोगों ने, अभी एक इंदौर में भी कोई कपूर करके हैं, वो इन दोनों उन्होंने बहुत बड़ा अपना ये इसी तरह का कार्य किया है, जो डॉक्यूमेंट मतलब सीरियल कहना चाहिए उसे, ठीक। सीरियल उन्होंने बनाए हैं। तो समय समय पर लोग करते रहे हैं उनको। और दूसरा क्या है कि असत्य को स्थापित करने के लिए भी कभी कभी इस तरह के कार्य करते हैं लोग। करते। तो असत्य स्थापित करने के लिए जो मैं कह रहा हूँ, वो अभी बहुत बड़ा कार्य हुआ बांदा में। वहाँ देश भर के बहुत विद्वान, जिनको कहते हैं लोग, इकट्ठे हुए, मुरारी बापू इत्यादि ये सब लोग। तो इन्होंने वहाँ असत्य को महिमा मंडित किया, और कर रहे हैं ये लोग, कि राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी पुस्तक दिखाता हूँ, मैं लेके आया हूँ उस पुस्तक को अपने साथ। जी। ये आचार्य वेदव्रत शास्त्री जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। जी। इस पुस्तक का पूरा, ये बहुत छोटी सी पुस्तिका है। पुस्तक क्या है, ये पुस्तिका है 10-15 पेज की बस केवल। हम्म। इसमें अगर आपका कैमरा इस पर आ जाए, जी। तो जूम करके, तो ये जो है, ये जो चिट्ठी देख रहे हैं आप, उस ये, वाले में ताऊजी दिखा हाँ, दीजिए। इस पे देखिए आप, ये जो चिट्ठी देख रहे हैं, ये जो चिट्ठी दिखाई दे रही है, ये मैं चिट्ठी, हाँ, ये चिट्ठी वहाँ राजापुर में तुलसी स्मारक सभा नाम की एक संस्था थी। जी। और ये 1930 में वहाँ के तुलसी स्मारक सभा के मंत्री हैं जी। गंगा प्रसाद जी, जी। सेक्रेटरी, उसके ये सिग्नेचर हो रहे हैं, ये ये तस्वीर मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोग गौर से देख सकते हैं, इसकी कोई चिंता मत हाँ। कीजिए। तो ये इसमें उन्होंने मतलब सोरों और राजापुर के तत्कालीन लोगों में पत्र व्यवहार हो रहा है। जी। तो यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने अपने इसमें लिख के भेजा है। इसमें लिख रहे हैं, गोस्वामी जी की जन्मभूमि सोरों के विषय में लैखिक प्रमाण तो नहीं मिलता, अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष है। और उन्होंने इसमें फिर आगे लिखा है कि गोस्वामी जी का जन्म स्थान तो सोरों ही है। अच्छा। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि हमारे यहाँ जन्म स्थान सोरों है। फिर भी इसको विवाद बना रहे हैं। हाँ, फिर भी अब ये जो राजापुर पक्ष के लोग हैं, ये अपने बुजुर्गों की ही बात को नकार रहे हैं, मानते ही नहीं, जबरन से, मतलब कि हमारे यहाँ तुलसीदास पैदा हुए। भाई तुम्हारे यहाँ पैदा हुए तो तुम्हारे बड़े बूढ़े ये क्यों कह रहे थे? आप अपने पूर्वजों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, पूर्वज अपने समय के बारे में ज़्यादा जानते हैं। जैसे बांदा के गजीटियर्स हैं, जी वहाँ भी ये लिखा हुआ है कि राजापुर को जो फाउंड किया है, जी मतलब जी। इंग्लिश में वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि राजापुर जो वॉज फाउंडेड बाय हाँ, ये तुलसीदास। हम लोगों ने ये जो पुस्तक छापी है ना, इसमें ये भी दे दिया है हमने, गजेटियर्स में। जी। ये गजेटियर्स, इसमें ये सब प्रकाशित हैं, ये जी। गजेटियर्स हैं, देखिए ये प्रकाशित हैं, ये गजेटियर्स। ये 3 गजेटियर्स हैं इसमें जो हमने दे दिया है। 4 हैं, और चारों दिए हैं हमने इसमें। 1876 का है, और उसके लास्ट में 1909 का गजेटियर्स है। प्रमाण काफी हैं।
विवाद बहुत बड़ा है। विवाद तो जानबूझ के लोग पैदा कर रहे हैं बस ये है कि उसको प्रमाणित करते रहिए और उसको विवाद को बढ़ाते रहिए। ये सारी चीज़ें हम जी इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि इस सच्चाई पे से पर्दा उठ सके और आजकल के यूथ को, आजकल की जनता को, मौजूदा लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके कि क्या क्या प्रमाण मौजूद हैं, क्या क्या साक्ष्य मौजूद हैं और उस पर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तुलसीदास को और कैसे जान सकते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी कैसे ले सकते हैं। हम्म, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर ताऊ जी। हम्म, आलोचकों का मानना है कि काशी, राजापुर और अन्य जगह जी तुलसीदास जी की जन्मभूमि रही हैं। जी। इन दावों को आप कैसे देखते हैं? ये केवल काशी ही नहीं है, इसमें 6-7 स्थान है। अच्छा। हाँ, अयोध्या को भी तुलसीदास का जन्म स्थान बताया है। अयोध्या। जी हाँ। और वो चंद्रवली पांडे जी हैं, जी। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ अयोध्या में पैदा हुए। क्यों? ऐसा कुछ कारण उसका? हाँ, वो रामपुर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है अपने एक उसमें, तो रामपुर शब्द को लेके उन्होंने कह दिया कि वो तुलसीदास जी वहाँ, मतलब वो तुक बिठाना कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था गूढ़ार्थ और कूटार्थ और लक्ष्यार्थ। हम्म। तो वो रामपुर शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया, तो रामपुर का अर्थ उन्होंने अयोध्या कर दिया। ये जन्म स्थान से संबंधित तुलसी के जन्म स्थान की जो बात है, वो जैसे रामपुर की मैंने आपको कही। जी। अब रामपुर जो है वो सुरों से पूर्व दिशा में श्यामपुर नाम का एक गांव है जी है। वर्तमान में। जी। वहाँ बलदेव जी का मंदिर है पास में ही। जी। और वहाँ कृष्ण गंगा, मतलब यमुना के दो स्वरूप, श्याम शुक्र सर। क्षेत्र। हाँ, मैं बहुत आश्चर्यजनक जी। बात बता रहा हूँ आपको। जी। शुक्र क्षेत्र के पंचयोजन विस्तार वाले क्षेत्र में यमुना के दो स्वरूप हैं। जी। एक तो बहती हुई नदी के रूप में है और दूसरा सरोवर के रूप में है। जी। तो उस बलदाऊ जी का जो मंदिर है यहाँ पर, उस मंदिर के समीप में जो गांव है श्यामपुर, आज वर्तमान में उसको कहते हैं, जी। उस गांव का नाम तुलसी के जीवन काल में रामपुर था। नंददास जी जो थे वो जब वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए जी। और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, तो नंददास जी के कृष्ण भक्ति में लीन होने के प्रभाव से तुलसीदास जी तो यहाँ से चले गए थे। नंददास जी का यहाँ निरंतर संपर्क रहा, आना जी। जाना रहा, क्योंकि विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी, ये सब लोग यहाँ रहे। उन्होंने अपने 23वीं बैठक है उनकी जी। वल्लभाचार्य जी की। जी। जी। तो उन्होंने उसने अपने गांव के नाम को रामपुर से श्यामपुर में परिवर्तित कर दिया। जी। अब ये चूंकि बिल्कुल इनके संपर्क खत्म नहीं हुए थे नंददास तुलसीदास जी के, हम्म। लोक जीवन में ये इस तरह की चर्चा है कि नंददास जी दोनों वृंदावन में और इधर गोकुल वगैरह इधर रहते थे, जी। तो तुलसीदास जी यहाँ उनसे मिलने आते थे, या ये उधर काशी वगैरह मिलने जाते थे। जी। तो इस तरह की ये चर्चा है। तो वो गांव का नाम रामपुर था। अब तुलसीदास जी ने वो रामपुर शब्द का प्रयोग किया अपने गांव के बारे में, तो लोगों को लगा कि तुलसीदास प्रयोग कर रहे हैं अयोध्या का। तो इसलिए वो अनुमान अयोध्या कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो है वो अयोध्या है, ये उन्होंने चंद्रवली पांडे जी ने कर दिया। फिर एक रजनीकांत शास्त्री नाम के विद्वान हुए हैं, उनको काशी मिल गया, क्योंकि वो गंगा जी की भक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ। तो कि भागीरथी जलपान करो, इस तरह की जो उन्होंने अपने कविता वगैरह इत्यादि ग्रंथों में जो लिखे हैं, तो उसके अनुमान के आधार पर उन्होंने कह दिया कि साहब ये काशी में पैदा हुए। फिर बिल्सन जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थे जो, जी। वो अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको बिहार में हाजीपुर जगह है, वहाँ किसी ने कह दिया कि यहाँ तुलसीदास पैदा हुए। एक और एफ.एस. ग्राउस, वो भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के थे, वो जब रिसर्च में जा रहे हैं, तो खोज कर रहे हैं, तो उनके लिए कह दिया किसी ने हस्तिनापुर में। तो ताऊ जी जैसे ये 5 जगह आपने बताई अभी तक, 5 नहीं, जैसे और भी ज़्यादा हाँ है अभी। और हैं, हाँ। वो ठीक है, लेकिन हम्म, जैसे आपने अभी बताई, जैसे काशी रहा हम्म, हम्म, और हस्तिनापुर रहा हम्म, और हाजीपुर रहा, ये हम्म, काफी मतलब चर्चित नाम है। हम्म, जैसे कहते हैं ना बड़ा शहर। हम्म, तो जब ये लोग मैंने जब इसके बारे में, प्रकरण के बारे में सुना, तो हम्म, सबसे ज्यादा नाम सुना राजापुर के बारे में, जी चित्रकूट के बारे जी में। तो ये जो बड़े शहर हैं, जी। इनके जो विद्वान हैं, इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इतना लगाव नहीं है, हम्म। या फिर जो राजापुर के लोग हैं यही केवल इस ना ना ना, विवाद ये को। राजापुर के लोगों का विवाद की बात नहीं है। बात एक और है कि राजापुर के लिए स्थापित करने में वाराणसी और अयोध्या हम्म। और प्रयाग, हम्म। तीनों जगह का हाथ है जी। राजापुर स्थापित करने में। और वर्तमान में तो फिर ये अपने रामभद्राचार्य वगैरह जो हैं, इन सब विद्वानों के द्वारा उसको स्थापित किया जा रहा है।
जी। इसलिए ये ज़्यादा आगे आ गया राजापुर, क्योंकि उस समय श्याम सुंदर दास थे, रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये लोग जो थे, इन लोगों ने जो उसे स्थापित किया, इनकी बात को बिना अध्ययन किए हुए गहराई के लोगों ने मान लिया। आगे चलते हैं ताऊ जी। अगला सवाल मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने सुना है कि एक बहस हुई थी इस तुलसीदास जी के बारे में। एक जी केस हुआ था, या कह सकते हैं कि एक वार्तालाप हुई थी, जिस पर इनके जन्म स्थान और इन चीज़ों से लेकर काफ़ी विद्वान गए थे, और वहाँ प्रमाणित भी किया था। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार आयोजित हुआ था, जी। और उस समय जो हिंदी साहित्य के विद्वान थे, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी थे, राय कृष्णदास जी थे, और राहुल सांकृत्यायन जी थे, जी। सत्यनारायण बाबू थे, ये उस समय के बड़े नाम हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी। जी। और उस समय जो डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज जी का नाम मैंने जो आपको बताया था वो, और वेदव्रत शास्त्री जी, जी। ये दो मुख्य स्तंभ थे स्वरों के पक्ष के। भारद्वाज जी की थीसिस तब तक प्रकाशित हो चुकी थी, आ चुकी थी, उनकी डिलीट शोध प्रबंध आ चुका था उनका। तो ये सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और तुलसी के जन्म स्थान को लेकर जो उस समय दावा करने वाले मुख्यतः तीन स्थान, सोरों, राजापुर और पसका, जी। इनमें कौन सा है वास्तविक तुलसी का जन्म स्थान, इस पर चर्चा करने के लिए वो वहाँ सारे विद्वान इकट्ठे हुए, और सभी ने अपने अपने प्रमाण वहाँ प्रस्तुत किए। तो जब सोरों के पक्ष के विद्वानों के द्वारा प्रमाण वहाँ प्रस्तुत किए गए, तो उस समय की जो मीडिया थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान उस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है। जी। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक उस समय गोपाल प्रसाद व्यास जी हुआ करते थे। जी। उन्होंने उसमें संपादकीय लिखा है, तो संपादकीय की फोटो प्रति मेरे पास है, मूल प्रति तो नहीं है उस साप्ताहिक की। आचार्य वेदव्रत जी ने अपने जो विद्युत विचारावली नाम से एक पुस्तिका छोटी सी प्रकाशित की है, उसमें वो पूरा उन्होंने छापा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब स्वरों के पक्ष के तथ्य देखे गए वहाँ विद्वानों के द्वारा, तो हतप्रभ रह गए एकदम लोग, विद्वान। हतप्रभ की बात ये थी कि सच्चाई ये है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरों है। तो सत्यनारायण बाबू जो थे, उन्होंने केवल इतनी बात कही कि सोरों के पक्ष में हमें जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं, तो हमें सोरों में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये सत्यनारायण बाबू ने वहाँ कहा। और राहुल सांकृत्यायन, मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण बाबू, राय कृष्णदास इत्यादि ये जो लोग थे, जैसे ही वहाँ निर्णय की स्थिति आई, जैसे मतदान होता है ना किसी जी। कार्य के जी। लिए, जी। तो ये मुख्य मुख्य लोग वहाँ से उस गोष्ठी में से उठ के चले गए, और उस गोष्ठी में फिर कोई निर्णय नहीं हुआ। एक बिल्कुल विवाद को समाप्त करने की स्थिति जो बन रही थी, बिल्कुल निर्णायक दौर में, मतलब जो है इन लोगों ने सोरों के पक्ष में, मैं तो ये कहूँगा कि ये सोरों के विरोध में ये लोग उठ के चले गए वहाँ से। अगर ये रहते तो इन लोगों को वहाँ, मतलब जो है सत्य का पक्ष में अपने हाथ खड़े करने पड़ते। तो ये चारों पांचों लोग जो थे उस समय के, जिनको हम बहुत विद्वान मानते हैं, हिंदी साहित्य के ये स्तंभ हैं सभी जी। लोग, जी। तो ये लोग अगर नहीं गए होते और इन्होंने अगर उस समय सत्य कह दिया होता, तो पूरा हिंदी जगत आज इस कलंक को जो ढो रहा है, मैं कलंक ही कहूँगा, हम चंद्रमा पर पहुंच गए, तुलसी के जन्म स्थान को नहीं खोज पा रहे। हाँ? तो ये इतिहासकारों के लिए नहीं मिल रहा है, ये साहित्यकारों के लिए नहीं मिल रहा है, ये जी। विषय सबको मिला हुआ है, सबको पता है, लेकिन बस बात यही है कि वो जो उनके मन में एक भाव है कि गौरव से हम जुड़े रहें, ये गौरव हमारे यहाँ होना चाहिए, तुलसी। तो इसलिए वो, मतलब जो है, जो उनकी एक पूर्वाग्रह की भावना रहती है ना, जी। उसके कारण से ये सब विवाद है। और बहुत, मतलब इतने दुराग्रही हो जाते हैं लोग, ऐंठ जाते हैं, एकदम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अरे नहीं, अब ये विद्वान की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई तो होती नहीं, वो कोई ये तो है नहीं कि हाथ पांव चलाएगा, जी। जी। वो तो अपने तर्क ऐसे निकाल के लाएगा कि उन तर्कों से आप, मतलब उनसे तर्कों के उत्तर देते रहिए उलझाने वाले। और उनको अब ये सब क्या था वहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और बात हुई थी कि गोवर्धननाथ शुक्ल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, उनकी ससुराल सोरों में है। जी। अब सच्चाई क्या थी कि उनकी ससुराल पक्ष से उनके संबंध मधुर नहीं थे,
जी। तो जब वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो रही थी, हम्म। तो इन्होंने, गोविंदनाथ शुक्ल जी ने, उस वैमनस्य को वहाँ पर उद्घाटित किया। और इन्होंने उस विद्वत सभा में एक पत्र भी भेजा। मुझे पत्र के बारे में मालूम है उनके, कि मेरी ससुराल सोरो में है और वहाँ के पंडों ने कोई तुलसी का जन्म स्थान वहाँ नहीं है, और वो पंडित लोगों ने अपनी बहियों में वैसे ही लिख लिया है कि तुलसीदास यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं है। इस तरह की बात गोवर्धननाथ शुक्ल ने वहाँ पर करी थी। तो गोवर्धननाथ शुक्ल जी का ये कृतित्व, ये कार्य उनका हमारे लिए बड़ा अफसोस का कारण है कि उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आत्मतोष उस समय भी हुआ जब गोविंदनाथ शुक्ल जी के पुत्र को, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अ, यहाँ सोरों में एक कार्यक्रम हम लोगों ने तुलसी पर किया था। हम्म। मेरे अग्रज डॉक्टर राधाकृष्ण जी दीक्षित हैं, डॉक्टर सुरेंद्र बाबू अग्रवाल जी हैं, हम सब लोग उस कार्यक्रम के आयोजक थे। तो जब उस कार्यक्रम में उनको बुलाया हमने, गोविंदनाथ जी के शुक्ल के पुत्र को, उनकी ननिहाल है यहाँ, जी। वो यहाँ आए और उन्होंने उसमें इस बात पर खेद व्यक्त किया कि मेरे पिताजी के द्वारा जो उस समय हुआ वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। अब वो जो हो गया वो बिना हुआ तो होगा नहीं। जी। और ये जो विद्वानों के नाम जो मैंने लिए, मैथिली शरण गुप्त, जी। कितने प्रकांड विद्वान हैं। मैथिली शरण गुप्त स्वयं यहाँ सुर आए हैं, उनके तीर्थ पुरोहित की बही में उनके सिग्नेचर हैं। तो इतना सब होने के बाद में भी मतलब युवा लोगों को जो पूर्वाग्रह या दुराग्रह है उनका, कि नहीं नहीं राजापुर। और ये सबसे ज़्यादा तो आश्चर्य तब होता है जो आज तथाकथित संत हैं, उन संतों की मन स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। तो ये संत जो अपने आप को कह रहे हैं और वो असत्य का पक्ष ले रहे हैं, जी। रामभद्राचार्य। अब उनके साथ में इस तरह से जो गोंडा पसका में डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह जी थे और भगवताचार्य जी हैं वहाँ, वो जबरन से वहाँ शुक्र क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं बड़ी दुखद हैं साहित्य के क्षेत्र में। सबको पता है कि अयोध्या एक है, इसी तरह से शुक्र क्षेत्र एक है, मथुरा एक है, शुक्र काशी एक है। शुक्र क्षेत्र के तो काफी प्रमाण हैं। ये टॉपिक तो एक अलग चला जाता हम्म, है, क्योंकि ये भी काफी लंबा टॉपिक है। क्योंकि हम्म, शुक्र क्षेत्र के तो इतने प्रमाण हैं, हम्म, इतनी पुराणों में प्रमाण है कि उनका कोई जी तोड़ ही नहीं है। जी जी जी। तो ये तो बिल्कुल अलग ही टॉपिक चला जाता है कि जी अलग शुक्र क्षेत्र को अलग व्यवस्थित करना, अलग जी जी बिठाना, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। उसको जी। तो उसके तो फिर पूरा नगर ही उसके साथ खड़ा हुआ है। हम्म। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, तो फिर उसको तो बढ़ाना जी जी। उस बेकार। पर फिर कभी एक चर्चा करेंगे, जी। शुगर जी। क्षेत्र के विषय में जी। फिर करते हैं चर्चा उस पर। अब अगला सवाल ताऊ जी मेरा ये रहेगा। जैसे आपने हम्म, मुझे पहले भी इन चीज़ों के बारे में बताया है, मैंने आपसे काफ़ी कुछ सुना हम्म, हुआ है। हम्म, और मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी लोगों ने अपनी जो पीएचडी डॉक्टरेट है जी जी। वो तुलसीदास जी पे की है। हम्म, ऐसे कितने लोगों के नाम जो काफ़ी ऊपर रहे हैं जी सामने आते हैं। जी जी। देखिए, जो तुलसी पर काम करने वाली जो पीएचडी की स्थिति है मेरे पास, जो सुरेंद्र कॉलेज से पत्रिका प्रकाशित होती है किशोर कौमुदी, 75-76 के उस पत्रिका के एक लेख में है, लगभग 90 लोगों के द्वारा उस समय शोध कार्य तुलसी पर पीएचडी का हो चुका था। जी। और सीतापुर से एक मैगजीन प्रकाशित होती है, उसमें तो 400 के लगभग का दिया है उन्होंने शोध कार्य तुलसी पर। पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ मैं, जी। किसी का लेख है वो, लेखक का नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। और जो जहाँ तक आलेखों की संख्या है वो तो अनगिनत है। आलेखों का तो कोई पता नहीं कि कितनी मैगजीनों में कब कब कहाँ कहाँ किस किसने तुलसी पर लेख लिखे हैं, उसका तो कुछ भी पता नहीं। शोध की बात है, जो पीएचडी की बात है, अब जो सोरों के ही हैं तो उसमें ही कई लोग हैं जो जिन्होंने जो तुलसी पर शोध कार्य किए हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इससे। जैसे मान लीजिए 400 लोगों ने, हम्म, 400 ने शोध किया है, हम्म। 400 ने ही उनके जन्मस्थली पर जरूर शोध किया होगा। ना, वो साहित्य और जन्म स्थान, वो जब उनके व्यक्तित्व को हम बताते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जब पारिवारिक परिचय देंगे जी। या तुलसी के बारे में व्यक्तिगत उनके बारे में बताएंगे, तब वो बातें आती हैं निकल के सामने कि उनका जन्म कहाँ हुआ। अब
चीज़ ये होती है कि जो जिस लाइब्रेरी का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस पुस्तकालय का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं जो हमारे लिए अवगत तथ्यों से हम हो पा रहे हैं। जी क्योंकि इन तथ्यों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जो विकृति फैलाई है, मैं गीता प्रेस को इसको सबसे पहले रखूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ से जो साहित्य प्रकाशित किया उसमें प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से मूल गोसाई चरित्र का, जो मैंने शुरू में आपसे नाम लिया था, जी जी वेणुमाधव जी दास की, ये वेदव्रत शास्त्री जी की जो पुस्तक है, मैं छोटी सी पुस्तिका जो मैंने आपको बताया था, जी ये मैं फिर आपको दिखा दूंगी। इस पुस्तिका में मूल गोसाई चरित्र के संबंध में ये लिखा हुआ है। गीता प्रेस और मूल गोसाई चरित्र के बारे में गीता प्रेस क्या लिख रहा है कि हम इसको पुनः कभी प्रकाशित नहीं करेंगे। तो अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो छाप रहे हैं उसे, और जी अप्रत्यक्ष रूप से छाप रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं छाप रहे तो अप्रत्यक्ष छाप रहे हैं। जैसे वही कि वो मुर्दे पर बैठ के उतर गए, पैदा हुए तो 32 दांत थे, पैदा होते ही उन्होंने राम बोला था, ये इस तरह की बातें। या पार्वती मैया उनको खाना खिलाने के लिए आती थी, तो ये बातें जो हैं, पार्वती माता जब उन्हें खाना खिलाने आती थी तो वो कौन महाशय थे जिन्होंने देखा कि ये पार्वती माता है और उन्होंने पहचान लिया कि ये पार्वती है? जी उनका कोई परिचय नहीं है। जी तो ये सब गप्पें जो फैलाई गई हैं, उन गप्पों को भारतीय हिंदू समाज बड़ा धर्म भीरू है। जी वो किसी बड़े मुख से निकली हुई बात को एकदम ऐतिहासिक प्रमाण मान लेता है। जी अरे गीता प्रेस ने लिखा, अरे कल्याण में लिखा, अरे भाई उसमें लिखा है, ये तो देखो कि उन्होंने लिखा क्या है और क्यों लिखा है। वो असत्य को करते जा रहे हैं। राजापुर की कारिस्तानियां जो है, बांदा वाले राजापुर की बात कर रहा हूँ, वहां से जो जी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनमें जो उन्होंने लेख प्रकाशित किए हैं उन पत्रिकाओं में, जी राजापुर तुलसी के गाथा नामक एक पुस्तक है उनकी पत्रिका, जी तो उसमें इतना भ्रमात्मक बातें हैं कि वो जब तुलसी पैदा हो रहे हैं तब, वो शिवलोचन प्रसाद गुप्त है वहाँ के एक लेखक, तो वो लिख रहे हैं कि वो तुलसी जब पैदा हुए तो उस समय प्रकृति का बहुत विकृत रूप हो गया था। क्योंकि सावन महीने में तो वैसे ही बारिश जी होती है, जी तो वहाँ जी यमुना बाढ़ पर थी, और वो अंधेरी छा गई थी, और लोग अपने भयभीत थे। तो भाई किसी भी महापुरुष का जब जन्म होता है तो प्रकृति सौम्य होती है, सही बात भगवान का अवतार हो रहा है, प्रकृति सौम्य हो रही है, हमेशा कभी विकृत नहीं होती। तो तुलसी का जन्म होना कोई विकृति का कारण नहीं था। जी तो वो अब इस तरह की बात है उनके बारे में कि वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुए तो त्याग दिए गए। तो भैया अभुक्त मूल नक्षत्र तो हमेशा आएगा। जी कितने पिताजी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को त्यागा? किसी ने नहीं त्यागा तो होगा तुलसी के बारे में ये बात क्यों है भाई? तो इस तरह की बहुत हास्यास्पद बातें हैं जो गलत प्रसारित हुई हैं समाज में, और धर्मवीर समाज उन्हें ढो रहा है, मान रहा है, ये है। और मैं अपनी जनता को, ऑडियंस को इतना एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे अभी अभी हमारे शहर में, हमारे नगर में आज भी तुलसीदास जी के जो कहें पीढ़ी मौजूद है। शुक्ल ताऊ जी। हाँ हाँ, शुक्ल परिवार, उनका जो नंददास जी के वंशज हैं, वो आज अशोक कुमार पांडे, अशोक कुमार शुक्ल जी वगैरह जो हैं, वो यहाँ सोरों में रहते हैं। अभी भी उनके परिवार के लोग हैं, तो नंददास जी के, वो सब रह रहे और हैं मैंने सोरों में। सुना है वो तर्पण वगैरह सब कुछ हाँ, उनके लिए। उनके यहाँ भी अब जैसे श्राद्ध पक्ष अगले महीने आएगा, तो उसमें वो अपने पूर्वजों को जो तर्पण और श्राद्ध जो होता है वो सब करते हैं। वो मैंने पिछले वर्ष उनके अशोक भाई साहब का साक्षात्कार किया था, और उसमें उनसे मैंने पूछा तो बोले साहब अब वो तिथियां तो हमें याद नहीं है, तो हम अमावस्या के दिन वो सभी लोगों के लिए कर देते प्रत्यक्ष हैं। ही हाँ हाँ, प्रमाण ये है एक दिन ये ही कर ये पाते हैं हम, क्योंकि वो थोड़े व्यावसायिक व्यक्ति हैं, वो साहित्य से जुड़े हुए नहीं जी है, उस परिवार में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो वो जब उनके लिए अमावस्या को पूरा सभी का जो श्राद्ध करते हैं, तो उस दिन वो सभी के लिए तुलसीदास, नंददास, रत्नावली वगैरह जो भी हैं उनके परिवारीजन, उनको सबको करते हैं। अब ये आप देखिए कि प्रत्यक्ष मौजूद है, पीढ़ी मौजूद है, फिर उसके बाद तो उसके बाद प्रमाण नहीं, की उन्हीं बात की ही। नहीं, तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनकी भी पीढ़ी मौजूद है आज। जी और ये जो नरसिंह जी का जी पाठशाला जो नामक स्थान है जी सुरो जी में, जी तो वहाँ योगेश चौधरी जी जो हैं, वो उन्हीं के वंशज हैं आज वर्तमान में। 22वीं या 23वीं पीढ़ी है उनकी, नरसिंह जी की। तो वो सब लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो चल रहा है अब ये सब लोगों के, लेकिन अब उस पर ध्यान नहीं है लोगों का। जी। ये है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगला पार्ट इस पॉडकास्ट का जल्द ही आने वाला है।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।